राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है बनने की? तो यह होती है 35 वर्ष एवं इनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का आपने भी देख लिया कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर। आज है 8 मई और एसएससी एमटीएस के 8 मई के सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है। तो चलिए सेकंड शिफ्ट के सारे प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, क्योंकि जिनका आने वाले शिफ्टों में पेपर है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया था कि फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो फ्रीडम इन एक्साइल जो है आपका दलाई लामा की आत्मकथा है। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि पीटी उषा पर आधारित कौन सी पुस्तक है, तो वह है दोस्तों गोल्डन गर्ल। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है और एक पुस्तक है जिसमें कि पीटी उषा की आत्मकथा है। वहीं अगर आपका कपिल देव का पूछा जाए तो कपिल देव का है दोस्तों स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। साथ ही साथ इनकी एक और पुस्तक भी है, क्रिकेट माय स्टाइल। क्रिकेट माय स्टाइल। अगर आपका साइना नेहवाल का पूछा जाए तो इनका है दोस्तों प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन। आइए हम लोग कुछ अन्य पुस्तक को भी देखते हैं, जैसे कि एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स यह जो है साइना मिर्जा की आत्मकथा है। अ शॉट एट हिस्ट्री। अ शॉट एट हिस्ट्री यह अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा। अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल यह जो है आपको मैरी कॉम की आत्मकथा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे जरूर आप देख के जाइएगा, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस है। अगला देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न आया था कि कैप्टन कूल के नाम से किन्हें जाना जाता है? जो भी स्टूडेंट्स क्रिकेट देखते होंगे वो इसका आंसर जरूर जानते होंगे कि कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। इनका एक अन्य उपनाम भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, माही। वहीं अगर आपको सचिन तेंदुलकर पूछा जाए तो इनका उपनाम है मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर। राहुल द्रविड़ को द वाल के नाम से जाना जाता है। द वाल। वहीं मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग जट के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग जट। कुछ अन्य खिलाड़ी को भी देखते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए शोएब अख्तर। शोएब अख्तर तो इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस। हरभजन सिंह को टर्बोनेटर के नाम से जाना जाता है। अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिए, इसे जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि भगत सिंह ने असेंबली में कब बम फेंका था? तो भगत सिंह ने असेंबली में जो है 1929 ईस्वी को बम फेंका था। अगर आपसे डेट भी पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा 8 अप्रैल को। और बम फेंकने के क्रम में ही भगत सिंह साथ ही साथ बटुकेश्वर दत्त को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, जैसे कि अगर 1909 में पूछा जाए तो 1909 की सबसे प्रसिद्ध घटना है मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो बिल आया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1919 की सबसे प्रसिद्ध घटना है दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये 1919 में ही हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। वहीं 1932 में आपको पूना पैक्ट समझौता हुआ था, जो कि महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था गोलमेज सम्मेलन के बाद। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली से हैं? तो केलुचरण महापात्र जो है आपको ओडिसी नृत्य शैली से है। ओडिसी नृत्य शैली से केलुचरण महापात्र है। आइए कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम से जो है आपको यामिनी कृष्णमूर्ति। दोस्तों यहाँ से आपको हर शिफ्ट में एक प्रश्न को देखने को मिल रहे हैं, नृत्य एवं उनके संबंधित कलाकार तथा वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित कलाकार। इसे आप जरूर पढ़ के जाइए। भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अंडेल, लीला सैमसन, मालविका सरकार, ये सारे जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित हैं। वहीं अगर आपसे कुचिपुड़ी पूछ लिया जाए तो कुचिपुड़ी से लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी। आप इसे नोट भी कर सकते हो दोस्तों, अदरवाइज मैं इसके पीडीएफ आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से इसे भी जरूर पढ़ लीजिएगा। वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, ये सारे जो हैं
कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। ओडिसी से तो आप देख लीजिए केरुचरण महापात्रा। कुछ और भी देख लीजिए, जैसे कि आपको किरण सहगल, कालीचरण पटनायक। देखिए अगर केलुचरण महापात्रा पूछा है तो निश्चित है आने वाले शिफ्टों में आपको कालीचरण पटनायक जरूर पूछा जाएगा, तो इन्हें आप एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, ये ओडिसी से संबंधित है। वहीं अगर आपका कथकली पूछ लिया जाए तो कथकली से संबंधित है बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मृणालिनी साराभाई, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ये जो है कथकली से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भरतनाट्यम जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। ओडिसी तो उड़ीसा का है। कथकली आपका केरल का है। और अगर आपसे कथक पूछा जाए तो कथक आपका यूपी का है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत कब हुआ था। देखिए दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है, ये पिछली बार भी पूछा गया था, लेकिन उस बार पूछा गया था कि सती प्रथा का अंत जो हुआ था वो किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सब कुछ देख लेते हैं। सती प्रथा का जो पूर्ण रूप से अंत आपको 1829 ईस्वी में हुआ था। और उस समय जो है आपको गवर्नर कौन थे, तो गवर्नर थे बेंटिक। एवं यह जो है अगर भारतीय पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को अंत किया गया था। वहीं अगर आपसे 1830 की घटना पूछी जाए तो ठगी प्रथा का अंत आपको 1830 ईस्वी में हुआ था। 1843 ईस्वी में आपको दास प्रथा का अंत हुआ था। और इसमें गवर्नर कौन थे, लॉर्ड एटनब्रो। ये आपको ध्यान रखना है। एवं अगर 1856 का पूछा जाए तो 1856 में आपको विधवा पुनर्विवाह जो है लागू किया गया था। एवं इस समय आपको गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग जो थे भारतीय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह लाए थे। तो ये आपको सारे ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, आप इसे याद रखने में आपको आसानी होगी दोस्तों। मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है बेस, BACE। बी से हो गया आपका बेंटिक, ए से हो गया आपका एटनब्रो, सी से हो गया कैनिंग एंड ई से हो गया इरविन। देखिए बेंटिक के शासनकाल में जो है आपको सती प्रथा का अंत हुआ था, क्लियर है दोस्तों। एटनबरो के जो है आपका दास प्रथा का अंत हुआ था, दास प्रथा। कैनिंग के समय आपको विधवा पुनर्विवाह लाया गया था। एवं इरविन के समय शारदा एक्ट लाया गया था। ये चार हैं जो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें आप जरूर एक बार पढ़ के जाइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है आपका घूमर है। अगर आपने मेरे आज के फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो देखी होगी तो वहाँ मैंने आपको बताया हुआ है कि घूमर जो है राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि मेरी वीडियो के एक्स्ट्रा फैक्ट आप जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो जाते हैं, तो जरूर एक बार पढ़ के जाया कीजिए। चलिए देखते हैं कि घूमर जो है आपका राजस्थान का जो है आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वहीं अगर आपसे सरहुल पूछा जाए तो सरहुल जो है आपका झारखंड का है। झारखंड के अन्य लोक नृत्य देख लीजिए, जैसे कि आपका छऊ हो गया, जटीन हो गया, सोहराई हो गया, ये सारे जो है झारखंड के अन्य नृत्य हैं। वहीं अगर आपसे कजरी पूछा जाए तो कजरी जो है आपका उत्तराखंड का नृत्य है, उत्तराखंड के अन्य नृत्य में आपको गढ़वाली आ जाएगा, कुमायूं आ जाएगा, रासलीला, झोरा, ये सारे जो है उत्तराखंड के नृत्य हैं। वहीं अगर आपसे टपाली पूछा जाए तो टपाली देखिए छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के अन्य नृत्य में आपको पिंडवानी, कर्मा, डागला, पाली, ये सारे जो हैं आपको छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही आसान प्रश्न ये भी था आपको कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल में जो है आपको आप जानते होंगे कि फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर आपसे हॉकी पूछ लिया जाए तो हॉकी में भी 11 खिलाड़ी, क्रिकेट पूछ लिया जाए क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी। वहीं आपको बास्केटबॉल में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में आपको 6 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल, एवं 9 खिलाड़ी जो आते हैं आपको बेसबॉल में होते हैं, ये ध्यान में रखना है। कुछ एक्स्ट्रा और भी देख लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए नेटबॉल
तो नेट बॉल में देखिए 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में भी आपको 7 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, 7। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अस्टिक, जिम्नास्टिक में अष्ट वर्ड है जिसमें रिलेट होता है संस्कृत का एक वर्ड है 8, जिसका अर्थ होता है 8, तो ये ध्यान रखना है। वहीं पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, तो ये कैसे याद रखिएगा, देखिए यहाँ भी 4 और ये देखिए सिंबल क्या बन रहा है 4 का, तो पोलो में 4 खिलाड़ी हो गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए वाटर पोलो, तो वाटर पोलो में भी देखिए 7 खिलाड़ी होते हैं। इसे भी याद रखने की एक आसान ट्रिक है, देखिए पोलो आप जानते हैं 4 और वाटर में कितने लेटर है, तो 3 है, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये सारे आप इस तरह से ट्रिक के संबंध से याद रख सकते हैं, सारे खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न ये क्या आया था कि सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था। तो सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राजा जो था आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी। हालांकि ये चारों जो है आपको सातवाहन से संबंधित राजा ही हैं, लेकिन चलिए बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो वह सिमुक था। सिमुक जो थे, इन्होंने क्या किया था, कण्व वंश का जो अंतिम शासक था, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी। वहीं सतकर्णी का पुत्र और गौतमी के पुत्र थे सतकर्णी, ये जो थे सातवाहन के प्रसिद्ध राजा थे, ये आपको ध्यान रखना है। और सातवाहन वंश की अगर आपसे राजधानी पूछ ली जाए तो इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे जो है सातवाहन से संबंधित राजा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, धार्मिक काम करने की आज़ादी किस अनुच्छेद में। मैं बार बार दोस्तों आपको हर वीडियो में कह रहा हूं कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, इनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद है इसे एक बार जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से जो है आपको हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो धार्मिक काम करने की आज़ादी जो है आपको आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 26 में। आइए हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में कुछ देख लेते हैं कि जैसे मौलिक अधिकार जो है आपको भाग 3 में है और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक में। ये आप जानते होंगे जो आपका मूल संविधान था उसमें जो है आपको 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया और इसे जो है आपको कानूनी अधिकार बना दिया गया है एवं अनुच्छेद 300A में इसको संकलित किया गया। तो वर्तमान में आपको सिर्फ 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जिसमें से कि पहला है आपका समता एवं समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार, यह आपको अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आपको अनुच्छेद 23 से 24 तक में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह आपको अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, यह 29 से 30 में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आज जैसे आपका पूछा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो चलिए इसको हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 25 में जो है आपको किसी भी धर्म को मानने, आचरण एवं प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। वहीं अनुच्छेद 36 की बात की जाए तो धार्मिक जो आपको क्रियाकलाप की स्वतंत्रता दी गई है, यानी धार्मिक काम करने की आज़ादी दी गई है अनुच्छेद 26 के तहत। अगर आपको अनुच्छेद 27 पूछ लिया जाए तो आपको धार्मिक मुद्रा की स्वतंत्रता है, यानी अगर आप धर्म के कार्य में कुछ पैसे लगाते हैं तो वो आपको टैक्स फ्री होगा। अनुच्छेद 28 में जो है आपको कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता रखता है, यानी आप किसी भी रिलीजियस जो आपका ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें आप भाग ले सकते हैं। तो ये आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये भी आई थिंक सभी बच्चे जानते होंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। टोटल आपको 7 महाद्वीप है, जिसमें कि एशिया हो गया आपका, यूरोप हो गया आपको, अफ्रीका हो गया 3, चौथे हो गया आपको दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, 5वां हो गया आपको, छठा होगा ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट वन इज अंटार्कटिका। देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो एशिया। वहीं अगर आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वह है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये फैक्ट भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिया और श्रीलंका किस जल संधि से जुड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, मैंने आपको पहले शिफ्ट में ही बताया था। देखिए सेम क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट से, आप वीडियो देख सकते हैं। इंडिया और श्रीलंका जो है किस जल संधि से जुड़ा हुआ है, तो यह गल्फ ऑफ मन्नार से जुड़ा हुआ है। एक और होते हैं वो भी पूछा जा सकता है आपका, पाक जल संधि, यानी पाक स्टेट के द्वारा भी इंडिया और श्रीलंका जुड़े हुए। आइए हम लोग कुछ ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए 8 डिग्री चैनल, तो यह आपको मालदीव एवं मिनी क्वाय से जुड़ा हुआ है।
9 डिग्री चैनल जो है आपको कावारती और मिनी क्वाय से जुड़ा हुआ है। 10 डिग्री चैनल जो है आपको मिनी अंडमान एवं निकोबार से जुड़ा हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए डंकन पास जो है आपको साउथ अंडमान और मिनी अंडमान से जुड़ा हुआ है। कोको स्टेट पूछ लिया जाए अगर आपसे, तो कोको स्टेट जो है म्यांमार एवं साथ ही साथ उत्तरी अंडमान से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर का संबंध आपको रेशम कीट पालन से। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन जो है आपको एपी कल्चर कहलाता है, एपी कल्चर। अगर आपसे मत्स्य पालन पूछ लिया जाए तो मत्स्य पालन को हम लोग कहते हैं पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। कवक का अध्ययन पूछ लिया जाए तो ये माइकोलॉजी है। अगर आपसे शैवालों का अध्ययन पूछा जाए तो उसे हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दिए, यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपको कि निमोनिया सबसे ज़्यादा प्रभावित किस अंग को करता है। तो निमोनिया सबसे ज़्यादा जो है आपको फेफड़ा को प्रभावित करता है, फेफड़ा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। तो राज्यसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वह होती है 30 वर्ष। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है बनने की, तो यह होती है 35 वर्ष एवं इनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का आपने भी देख लिया कि राज्यसभा के लिए आपको न्यूनतम 30 वर्ष चाहिए। वहीं लोकसभा अगर आपका पूछा जाए तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए। क्लियर है दोस्तों। और आपका राज्यसभा का शासनकाल 6 वर्षों का होता है, वहीं लोकसभा का 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा का वर्णन आपको अनुच्छेद 80 में मिलता है, जबकि लोकसभा का वर्णन आपको आर्टिकल 81 में मिलता है। तो मैंने इनसे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है आपको बता दिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि महाराष्ट्र से किस नदी का उद्गम होता है। तो महाराष्ट्र से आपका जो है कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के आपका एक जगह है महाबलेश्वर, वहाँ से आपका कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कृष्णा नदी के जो है आपका दक्षिणी भारत का महत्वपूर्ण नदी कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपको गोदावरी बहती है, यहाँ कृष्णा बहती है और यहाँ लास्ट में कावेरी बहती है। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। कृष्णा नदी जो है आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन चारों राज्यों से होकर बहती है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा आपको उत्तराखंड के काशी जिले में गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। वास्तविक में जो है आपको उत्तर काशी जिले से भागीरथी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है, और एवं देवप्रयाग से आपको अलकनंदा नदी आती है। ये दोनों आपस में जब मिलती है तो वो कहलाती है गंगा। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। अगर आपसे यमुना नदी पूछ लिया जाए तो यमुना नदी जो भी है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर। एवं जहां आपको गंगा यमुना मिलती है उस संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, त्रिवेणी संगम। क्लियर है दोस्तों। अगर आपसे ब्रह्मपुत्र पूछ लिया जाए तो ब्रह्मपुत्र जो है आपको हिमालय के उत्तर में स्थित तिब्बत से निकलती है, तिब्बत। और वहां एक जिला है पुरंग जिला, पुरंग जिला। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस झील से निकलती है, तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्रा को सांगपो के नाम से जाना जाता है। एवं ब्रह्मपुत्रा जो है आपको भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और यहाँ आके उसका नाम ब्रह्मपुत्रा होता है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगला देखिए प्रश्न आया है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है। मैंने दोस्तों आपको पहले भी बोला था कि आपको जनसंख्या से हर शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो एक बार आप जरूर जनसंख्या को पढ़ के जाया कीजिए। अगर आपसे पूछा जाए, और यह क्वेश्चन जो है अभी तक में टोटल 3 बार आपको पूछा जा चुका है, तो ये तीनों बार आपका रिपीटेड प्रश्न है आपको। तो चलिए देखते हैं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है आपको केरल का है, और यह कितना है 1084। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो यह हरियाणा का है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का, और वो कितना 879। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसे अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य, तो सबसे टॉप पे केरल है, देन उसके बाद आपका तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, 4th वन इज मणिपुर, एंड लास्ट वन इज छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो ये आपका दोस्तों टोटल 16 प्रश्न मुझे इस शिफ्ट में मिले। अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम है तो आप जरूर
कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं जो है आपको पूरे 25 क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल सकूं। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आई हो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, दोस्तों में शेयर किया कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको इस चैनल पे हर दिन की एनालिसिस हर शिफ्ट के मिलेगी। साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का नाम है क्वांटोत्सव ऑफिशियल। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।